हाँ निकालो कॉपी किताब बाहर। सिक्स नंबर लेसन है ना। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, पहले बात तो इसमें बता देता हूँ वापस एक बार, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखी थी, और जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखने के बाद में हमने समझा था यहाँ पे कि जीव की जो भी क्रियाएं चलता है, जो भी जीवन चलता है, वो कौन कौन सी क्रियाओं से चलता है। तो हमने उसमें पढ़ा था पोषण, श्वसन, परिसंचरण के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन के बारे में, ये नाम लिखे थे वहाँ पे, उदाहरण पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई आपके प्रत्येक जीव है वो पोषण कैसे प्राप्त करता है। तो पोषण के आधार पर हमने जीवों के प्रकार पढ़े थे। भी दो जीव होते हैं अलग अलग, एक तो स्वपोषी और एक कौन से होते हैं, विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी के अंदर सारे के सारे क्या आते हैं, यहाँ पे प्लांट आते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें यहाँ पे कि स्वपोषी के अंदर जो प्लांट है वो कैसे अपना भोजन बनाएंगे, तो हमने बात की थी भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर हमने बात की थी CO2, H2O, ये मिलकर आपके ग्लूकोज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी, वो लिखी थी। भाई CO2 चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, ये चार चीजें होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ा था यहाँ पे कि जैसे ही स्वपोषी कंप्लीट होता है तो स्वपोषी के बाद में हमने पढ़ा था विषमपोषी। और विषमपोषी के अंदर हमने यहाँ पे तीन तरह के जीव पढ़े थे। एक तो यहाँ पे आपके समपोषण जीवी, एक आपके यहाँ पे मृत जीवी, और एक होते परजीवी। समपोषी में तो आपके मानव आता है, मृत जीवी के अंदर कवक आता है, और आपके परजीवी के अंदर जू लिख दो या अमरबेल है, वो कौन सा हो जाएगा, आपके परजीवी। नेक्स्ट हमने बात की थी पोषण के अंदर भी एक कोशी के जो भी जीव है उनके अंदर कोई हाथ वगैरह कोई सिस्टम तो होता नहीं है भी भोजन ग्रहण करने का। तो इसलिए ध्यान में रखना वो भोजन उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका शरीर के अंदर, तो उसी एक कोशिका के द्वारा भोजन का अंतः ग्रहण किया जाता है, और वो एक ही कोशिका क्या करती है, भोजन का पाचन करती है। जैसे हमें अमीबा के अंदर देखा था भाई, अमीबा कूटपाद के माध्यम से कोई भी भोजन कण आता है पास में तो उसके पास में गति करता है और वो क्या कर लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार पैरामीशियम का हमने लिख लिया था ना, या नहीं लिखा, पैरामीशियम का, पैरामीशियम का नहीं लिखा था, अमीबा का लिखा था, है ना। तो पैरामीशियम के अंदर भी ध्यान में रखना, पैरामीशियम के चारों ओर छोटी छोटी रोम के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। उन रोम के समान जो संरचनाएं होती है उन्हें हम कहते हैं पक्षमाभ। क्या कहते हैं, पक्षमाभ। उन पक्षमाभ के द्वारा आपके भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। मैं आपको ये लिखवा देता हूँ भाई, पैरामीशियम वाला यहाँ पे हेडिंग डालो आप, अमीबा के बाद में सेकेंड नंबर पैरामीशियम में भोजन, पैरामीशियम में पोषण, हेडिंग डालना पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम पैरामीशियम में पोषण, और इसमें लिखना आपको जो मैं बना रहा हूं वही लिखना आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। पक्षमाभ, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन एक आजा विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। कहीं साफ आ गए लास्ट, साफ तो देखे नहीं, मैं देखे लिखे और हैं अटू कट्टियोड़ दिखे। अच्छा वो दिखाई नहीं दे, चलो कोई बात नहीं, चलेगा ये तो। भोजन ये लिख लो डायरेक्ट, पैरामीशियम पक्षमाभ भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही क्या करता है, आपके ग्रहण करता है। ये पैरामीशियम का थोड़ा सा डायग्राम बना लेना रफली, ध्यान रखना यहाँ पे।
ये इस प्रकार से इसके चारों ओर यहाँ पे बाल के समान जो संरचनाएं पाई जाती है, धागे समान, इसको हम कहते हैं पक्षमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षमाप। किताब के अंदर ये डायग्राम नहीं है भैया। नीचे नाम लिख देना, पैरामीशियम। पैरामीशियम बनो बनो फटाफट, फिर आगे चलते हैं भाई। बना लिए ये? चलो, तो इसमें इतना ही ध्यान में रखना भाई, पैरामीशियम होता है वो आपके पक्षमाप के द्वारा भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। अब देखो ये हमारे नॉर्मली पाचन तंत्र के बारे में अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और वो आएगा आपके मानव का पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र रहेगा? मानव का। एक बार देखो इस तरफ, फिर आपको लिखना भी आगे। ये बना लिया तो आगे देखो अब एक बार। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपके मानव में पाचन की प्रक्रिया, या मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र के अंदर पहली बात तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं आपके पूरी कंप्लीट होगी, है ना भाई। पाचन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है आप बताओ एक बार। हाँ? एक तो भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, और भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो उसे कहा जाता है यहाँ पे अंतर्ग्रहण। क्या कहा जाता है उसको? अंतर्ग्रहण कहा जाता है, मतलब भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर ध्यान में रखना, जैसे भोजन को मुख के अंदर ग्रहण किया, अब वो आपने जैसे मुख के अंदर रखा तो ऐसा तो नहीं उसको वैसे ही रखने दोगे। हाथों हाथ खाना स्टार्ट करते हो, चबाना स्टार्ट करते हो, तो वो हो जाएगा इसका यहाँ पे पाचन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाचन। पाचन के बाद में भोजन ध्यान में रखना यहाँ पे कि आपकी छोटी आंत है, उस छोटी आंत के अंदर इसका यहाँ पे अवशोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अवशोषण। अवशोषण के बाद में ध्यान में रखना, ये जो भोजन है इस भोजन को शरीर के विभिन्न भागों के अंदर भेजा जाएगा, और भेजने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी आपके स्वांगीकरण। क्या कहलाएगी? स्वांगीकरण, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है यहाँ पे एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान में रखना स्वांगीकरण के बाद में कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ पीछे बचा है उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देंगे, और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे बहिक्षेपण। उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे? बहिक्षेपण। तो पाचन तंत्र के अंदर ध्यान में रखना ये आपके 3 प्रकार से प्रोसेस होगी। अंतःग्रहण होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन का अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा, और क्या होगा यहाँ पे? बहिक्षेपण होगा। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि मानव का जो पाचन तंत्र है ये आपके 2 भागों के अंदर यहाँ पे डिवाइड होता है। कितने भागों के अंदर डिवाइड होता है? यहाँ पे 2 भागों के अंदर। भाई एक तो हमारे शरीर के अंदर आहार नाल का भाग रहता है। अभी हम बात करेंगे आहार नाल का भाग कौन सा, एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता देता हूँ सारा। एक तो आहार नाल का भाग रहेगा, और एक इसमें रहेगी यहाँ पे पाचक ग्रंथियाँ। क्या रहेगी इसमें? पाचक ग्रंथियाँ रहेगी।
तो आहार नाल के भाग के अंदर कौन कौन से भाग होंगे, ध्यान रखना। सबसे पहला जो भाग होगा वो होगा यहाँ पे मुख का भाग। कौन सा होगा, मुख। तो ध्यान में रखना ये आपकी जो पार्ट है सबसे पहला, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, आपके मुख का पार्ट। मतलब ये आपके आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग है वो कौन सा हो जाएगा, मुख भाग। मुख के आहार नाल के बाद पहला भाग मुख, मुख के बाद में होगा आपके मुख गुहा। कौन सा होगा यहाँ पे, मुख गुहा। मतलब आप मुख को जैसे ही खोलोगे तो अंदर जो खाली जगह दिखाई देती है जिसमें जो आपके जीभ उपस्थित होती है, दांत होते हैं, वो आपकी कौन सी गुहा कहलाती है, आपके मुख गुहा। तो आगे वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, मुख गुहा। क्या कहेंगे, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में थर्ड नंबर पार्ट ध्यान में रखना, यहाँ पे ग्रसनी का भाग होता है। कौन सा भाग होता है, यहाँ पे ग्रसनी का भाग होता है। और अब ध्यान में रखना यहाँ वाला ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये आपके ग्रसनी का भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है, यहाँ पे ग्रसनी का भाग कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना ग्रसनी के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे ग्रास नली। कौन सा आएगा, ग्रास नली, या फिर आप इसको ग्रसिका भी कह सकते हो और इंग्लिश में कहा जाता है इसे यहाँ पे इसोफेगस। तो ये जो आपके यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक का जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपके ग्रास नली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ग्रास नली का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना यहाँ पे कि ग्रास नली के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे अमाशय, और अमाशय को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक। तो यहाँ वाला ये जो पूरा का पूरा ये जो मैंने पार्ट बनाया है इस भाग को हम कहते हैं यहाँ पे अमाशय। क्या कहते हैं इसको, अमाशय कहा जाता है। अमाशय के बाद में नेक्स्ट आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो पार्ट आता है छोटी आंत का। कौन सा भाग आता है, यहाँ पे छोटी आंत का भाग आता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि अमाशय के बाद में ये जो आगे रिजल्ट कर ये आपकी नलिका जा रही है ना, यहाँ से ये नलिका आपकी यहाँ पे खुल रही है आकर के। तो ये जो आपके इतना पार्ट मैंने बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा का पूरा भाग है, ये साइड वाला भाग नहीं, ये बीच वाला जितना भी पार्ट है ये पूरा पार्ट कौन सा कहलाएगा, छोटी आंत का भाग कहलाएगा। कौन सा, छोटी आंत। जिसमें से छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है ना, यहाँ वाला ये प्रारंभिक भाग, इस भाग को हम कहते हैं ग्रहणी का भाग। कौन सा भाग कहते हैं, ग्रहणी। ग्रहणी के बाद में ये आपके जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसे हम कहते हैं शुद्धांत्र। इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शुद्धांत्र। और शुद्धांत्र के बाद में ये जो अंतिम पार्ट होता है यहाँ वाला, इसे कहते हैं हम यहाँ पे अग्र शुद्धांत्र। क्या कहते हैं इसको, अग्र शुद्धांत्र। तो छोटी आंत के टोटल कितने पार्ट हो गए यहाँ पे, कौन कौन से, ग्रहणी, शुद्धांत्र और अग्र शुद्धांत्र। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि ये आपकी छोटी आंत है, यहाँ से आपकी जा रही है, आगे चल करके आपके यहाँ पे इस नलिका के अंदर खुल रही है ना, तो इस नलिका को हम कहते हैं यहाँ पे बड़ी आंत। क्या कहते हैं इसको, बड़ी आंत कहते हैं। ध्यान रखना। तो ये जो यहाँ से पार्ट आगे चलकर यहाँ के इसके अंदर खुल रहा है, अब जो मैं रेड कलर से जो भी ड्रॉ करूंगा वो सारा का सारा आपकी बड़ी आंत का भाग होगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये बड़ी आंत, ये भी बड़ी आंत, ये भी बड़ी आंत, तो यहाँ तक आपके बड़ी आंत का पार्ट होगा। बड़ी आंत के भाग के अंदर यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो ये भाग होगा इसे हम कहते हैं यहाँ पे अंधनाल। ये जो पार्ट है ना स्टार्टिंग का, इसे कहा जाता है यहाँ पे अंधनाल। क्या कहा जाता है, तो बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है, आपके अंधनाल का भाग। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये पार्ट कहलाता है आपके यहाँ पे आरोही भुजा। ये कौन सी कहलाती है, यहाँ पे आरोही भुजा कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो आपकी यहाँ वाली ये भुजा है ना पूरी, इसे हम कहते हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ भुजा। कौन सी भुजा कहते हैं, यहाँ पे अनुप्रस्थ भुजा। ये यहाँ वाली पूरी की पूरी जो भुजा है इस भुजा को हम कहते हैं यहाँ पे अवरोही भुजा। कौन सी कहते हैं, अवरोही भुजा। तो यहाँ पे बड़ी आंत के कितने पार्ट हो गए, 4। कौन कौन से, अंधनाल, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और एक कौन सी हो गई, अवरोही भुजा। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि बड़ी आंत आगे चल करके यहाँ पे आपके मलाशय के अंदर ये जो पार्ट होगा यहाँ पे ये आपके मलाशय का पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है, मलाशय। मलाशय के बाद में ये जो पार्ट होगा ये आपके मल द्वार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मल द्वार, या फिर आप इसको यहाँ पे गुदा द्वार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, गुदा द्वार। तो ध्यान में रखना भाई, बड़ी आंत के बाद में एक और भाग कौन सा हो गया, मलाशय। और मलाशय के बाद में कौन सा होगा यहाँ पे, गुदा द्वार कह दो, या फिर आप इसको क्या कहोगे, मल द्वार कह सकते हो। तो ये टोटल आपके आहार नाल के यहाँ पे भाग हो जाएंगे। बड़ी आंत हो गया ना यहाँ पे, अरे ये वृद्धांत्र, ये तीनों को सम्मिलित रूप से वृद्धांत्र कहा जाता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे गुदा द्वार। अब बात करते हैं पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी उपस्थित होती है। पहली बात तो यहाँ पे जो ग्रंथियां नाम है इसका मतलब समझना है यहाँ पे कि ग्रंथियां होती क्या है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे ग्रंथियों की अगर परिभाषा कहा जाए तो ध्यान में रखना है भाई, यहाँ पे कोशिकाओं का ऐसा समूह है, कोशिकाओं का ऐसा समूह है, ऐसा समूह है जो किसी ना किसी रासायनिक पदार्थ का, रासायनिक
पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्रंथियां। मतलब ऐसा कह सकते हैं भी जो ग्रंथियां हैं वो कोशिकाओं का समूह होती है। क्या होती है? कोशिकाओं का समूह। और ये जो कोशिकाओं का समूह होता है ये क्या करता है? कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ का क्या करेगा? स्त्रावण करेगा। तो हम उसे क्या कह देंगे? ग्रंथियां। ध्यान रखना भी हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां आपके दो प्रकार की होती है। आगे आपके चैप्टर है एक 7वां रासायनिक समन्वय वाला, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर ग्रंथियां और पढ़ेंगे वहां पे, लेकिन वो ग्रंथियां अलग है और यहाँ पे जो ग्रंथियां पढ़ेंगे वो अलग है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती है वो टोटल आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। एक जो ग्रंथि होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। एक ऐसी ग्रंथियां होती है हमारे शरीर के अंदर जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? अंतःस्रावी ग्रंथि। और कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिसे हम यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि ये बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि है क्या, थोड़ा इनको समझने की कोशिश करना। अब तो बहिस्रावी के अंदर अगर बात करें तो बहिस्रावी ध्यान में रखनी भाई ऐसी ग्रंथियां जो अपने रस का जो स्त्रावण है वो नलिका के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? नलिका। मतलब कोई भी ये नलकी जा रही है यहाँ से और यहाँ पे मान लो ऊपर ग्रंथि है, तो ये ग्रंथि अपने रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण इस नलिका के अंदर करेगी और ये नलिका इस रासायनिक पदार्थ को कहीं और लेकर जाने का कार्य करेगा। तो ध्यान में रखना बहिस्रावी ग्रंथि है वो अपने रस का स्त्रावण किस में करती है? नलिका के अंदर करती है। इस कारण इस ग्रंथि को हम यहाँ पे नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। लेकिन इसके अंदर नलिका नहीं पाई जाती तो इसको हम यहाँ पे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम यहाँ पे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया ना यहाँ तक। फिर ध्यान में रखना बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो भी रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है उस रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं यहाँ पे एंजाइम। क्या कहते हैं? यहाँ पे एंजाइम। और यहाँ पे ध्यान में रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है उसे कहा जाता है यहाँ पे हार्मोन। क्या कहा जाता है? तो एंजाइम और हार्मोन दोनों ध्यान रहेंगे ना भाई। कहीं पर भी एंजाइम नाम आ जाए मतलब वो कैसी ग्रंथि है? आपके बहिस्रावी ग्रंथि। और कहीं पर भी हार्मोन नाम आ जाए मतलब वो कैसी ग्रंथि हो जाएगी? आपके अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। अब ध्यान में रखना यहाँ पे नेक्स्ट बात कि मिश्रित ग्रंथि क्या होगी? मिश्रित का मतलब क्या होता है भाई? मिली हुई। तो ध्यान में रखना भाई ऐसी ग्रंथि जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करे और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करे तो वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे ये मिश्रित हो जाएगी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मिश्रित ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का भी स्त्रावण किया जाता है और साथ में किसका स्त्रावण किया जाएगा? यहाँ पे हार्मोन। तो वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो एक लार ग्रंथि पाई जाती है आपके मुख गुहा के अंदर तो वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? आपके बहिस्रावी ग्रंथि। अरे लार ग्रंथि है ना मुख के अंदर, लार का स्त्रावण करती है। खाना खाते हो तब होता है या नहीं होता है? कई बार बातें करते करते लार पड़ जाती है? तो वो कौन सी ग्रंथि है आपके यहाँ पे? लार ग्रंथि। जैसे गुपचुप का नाम लेती है आपके मुख में लार आ जाती है। आती है या नहीं आती है? नमकीन का नाम लिया, रसगुल्ला गुलाब जामुन का नाम लिया है, घेवर का नाम लिया बहुत है। चलो अब देखो यहाँ पे लार ग्रंथि एक प्रकार की कैसी हो जाएगी? बहिस्रावी ग्रंथि। मतलब सर ये एंजाइम का तो स्त्रावण करेगी। तो इसके द्वारा कौन से एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है पता है किसी को? लार ग्रंथि की टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाएगा यहाँ पे? टाइलिन। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना यहाँ पे लार ग्रंथि के बाद में जो नेक्स्ट ग्रंथि आती है वो आती है यहाँ पे यकृत ग्रंथि। कौन सी आती है यहाँ पे? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि को हम यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं लीवर। अरे ये तो नाम सुना है लीवर है, ट्रैक्टर वाला लीवर नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे। ये हमारे शरीर का लीवर है यहाँ पे, या फिर इसे आप मारवाड़ में कह सकते हो कालजा। कालजा, ठीक है। तो ये आपकी यकृत ग्रंथि लीवर के दो, या फिर इसे क्या कहेंगे? कालजा कहेंगे। ये जो मैंने त्रिकोणाकार संरचना बनाई है ना, इस त्रिकोणाकार संरचना को हम कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं इसको? लीवर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऐसी ग्रंथि है जो आपके बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करेगी। तो वो कैसी ग्रंथि हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। और मिश्रित ग्रंथि के अंदर आपके जो उदाहरण होगा वो आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि यहाँ पे? अग्नाशय ग्रंथि। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि ये अमाशय के नीचे मैंने जो ये जो संरचना बनी है इस ग्रंथि को हम नाम देते हैं यहाँ पे अग्नाशय। क्या देते हैं यहाँ पे नाम? अग्नाशय।
ये ध्यान में रखना, ये आपके अमाशय है यहाँ पे, ये क्या है अमाशय, लेकिन ये क्या है यहाँ पे आपके अग्नाशय। मतलब अग्नाशय ग्रंथि आपके एंजाइम का भी स्त्रावण करेगी और किसका स्त्रावण करेगी, हार्मोन का स्त्रावण करेगी। अब थोड़े इसके कार्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि का कार्य, ये क्या कार्य करती है। तो सर अग्नाशय ग्रंथि है ये आपके हार्मोन का स्त्रावण करेगी और साथ में किसका स्त्रावण करेगी, एंजाइम का स्त्रावण करेगी। तो हम बात करते हैं भाई अग्नाशय ग्रंथि के अंदर कोशिकाओं का दो प्रकार का ग्रुप रहता है। हमने ग्रंथियों की बात की थी, तो ग्रंथियों की परिभाषा में क्या लिखा, कोशिकाओं का समूह, ये लिखा ना। तो इसमें दो प्रकार के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। एक कोशिकाओं का समूह तो क्या करेगा, आपके अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगा, और दूसरा समूह किसकी तरह कार्य करेगा, बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगा। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जब अग्नाशय के अंदर जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगा तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। क्या कहते हैं उनको हम यहाँ पे, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहा जाता है। कहीं ठाकुर पड़े ट्रैक्टर। तो ध्यान में रखना अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। लेकिन कुछ ग्रंथियां, कुछ कोशिकाओं का समूह ऐसा होता है जो आपकी बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगा, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एसिनाई का समूह। क्या कहते हैं उसको, एसिनाई का समूह। क्या कहा जाता है, एसिनाई का समूह। तो अब देखो यहाँ पे भाई पहली बात हम करते हैं भाई लैंगरहैंस की द्वीपकाओं के द्वारा कौन कौन से हार्मोन का उत्सर्जन किया जाता है। तो 3 प्रकार के हार्मोन उत्सर्जित किए जाते हैं। इनके अंदर जो कोशिकाओं का समूह होते हैं, ये पहली कोशिका कहलाती है अल्फा कोशिका, दूसरी कोशिका कहलाती है आपके बीटा कोशिका, और तीसरी कोशिका कहलाती है गामा या डेल्टा कोशिका कहलाती है। ये अल्फा, बीटा और गामा के ये चिन्ह रहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। अल्फा कोशिका के द्वारा जिस हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है वो हार्मोन होता है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा कोशिका के द्वारा जिस हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है वो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा, लेकिन डेल्टा या फिर गामा कोशिकाओं के द्वारा जिस हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है वो आपके हार्मोन होता है सोमेटोस्टेनिन। कौन सा होता है यहाँ पे, सोमेटोस्टेनिन। अब ध्यान में रखना यहाँ पे भी अल्फा और जो बीटा कोशिका है इनके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन हार्मोन को थोड़ा ध्यान रखना। भाई हमारे शरीर के अंदर मान लो भी कई बार ऐसा होता है आप 2-2 साल तक जीवन खाते ही नहीं हो, ब्याह भी कौन हुआ साइड हम, और मान लो तिजोड़ी साल आती इतना ब्याह हुआ कि भाई आप पहली बार जब जीवन हुए बढ़ जाती पेट भर 2 दिन खा रहा जो हुए कौन हुआ है, आज तो गुलाब जामुन है, घेवर है, खाई लो धा पर, सब्जी रोटी घर ही खावा, यही होता है। तो आप खाना खाकर आए, खाने के बाद में जैसे पाचन होगा, पाचन के बाद में अवशोषण होगा, तो उसके द्वारा जो भी ग्लूकोज बनेगा वो सारा ग्लूकोज एक साथ में तो आपके शरीर के लिए काम आ नहीं सकता। आधा ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं को मिल गया, ऊर्जा मिल गई, बाकी जो ग्लूकोज है, तो बाकी वाला जो ग्लूकोज है वो यकृत के पास में संग्रहित हो जाता है। किसके पास में संग्रहित हो जाता है, यहाँ पे यकृत के पास में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज यकृत के पास में पड़ा है, मान लो फिर आपको 5 दिन तक खाना मिला ही नहीं, आपको जेल में डाल दिया गया किसी कारणवश, तो अभी क्या करेगा कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये यकृत के पास जो ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, हाँ आ जाओ तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करेगा, अभी यकृत के अंदर जो ग्लूकोज है ना, यकृत के अंदर जो ग्लूकोज है उसको बाहर निकालेगा और शरीर की कोशिकाओं के लिए क्या करेगा, काम में लाएगा। अब ये ग्लूकागोन क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज होता है यकृत के पास में सबको बाहर निकालता है, बाहर मार कर हमारे रुधिर के अंदर भेज देता है। इस कारण हमारे रुधिर के अंदर क्या होता है भाई, आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन कहीं गया हुआ रहता है, नांदे रहे गियोड़ रहे, तो आपके शरीर के अंदर रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। ग्लूकोज देखा है कभी टेस्ट करके, मीठा होता है, कैसा होता है, मीठा। तो आपके रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई लेकिन इंसुलिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस कारण आपको मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, या फिर जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डायबिटीज। क्या कहते हैं इसको, डायबिटीज, या फिर इसको हम कहते हैं यहाँ पे शुगर। सुने ये तो नाम, रोगों के नाम। तो ध्यान में रखना हमारे रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ाने का कार्य कौन करता है, ग्लूकागोन हार्मोन, क्योंकि इंसुलिन की कमी है इस कारण ये बढ़ा रहे। और अगर इंसुलिन यहाँ पे प्रेजेंट होता ना, उपस्थित होना ना, तो यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा को वापस क्या कर देता, कम कर देता। तो इस कारण आपने देखा होगा भाई शुगर या डायबिटीज या मधुमेह का जो पेशेंट रहता है वो आपके इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता रहता है दिन में 1 बार,
या सप्ताह में एक बार वो इंसुलिन का इंजेक्शन अपने साथ में रखता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज का जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या रखना है, एकदम मेंटेन रखना, ज़्यादा नहीं होने देना है। तो ये तो हुआ यहाँ पे आपके अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं और एक कौन सा यहाँ पे एसिनी का समय, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और हार्मोन दो ध्यान में रखने, मेनली आपको ग्लूकागॉन और एक आपके इंसुलिन हार्मोन। अब यहाँ पे एसिनी है, ये आपके क्या करेगा, एसिनी का समय एंजाइम का स्त्रावण करेगा। एंजाइम कौन कौन से स्त्रावित किए जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना TAL, क्या ध्यान में रखना है, TAL। T का मतलब हो जाएगा ट्रिप्सिन, A का मतलब हो जाएगी यहाँ पे एमाइलेज और L का मतलब हो जाएगा लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बाद में यहाँ पे एमाइलेज, एमाइलेज के बाद में हो जाएगी यहाँ पे लाइपेज। ये तीन प्रकार के आपके एंजाइमों का स्त्रावण इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ये मैंने अभी ऊपर का बताया है, ठीक है। आप हेडिंग डालो, हाँ जाओ, आप हेडिंग डालो, मानव का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र। और इस मानव के पाचन तंत्र के अंदर यहाँ पे आप पहले ये बनाओ भाई, ये पूरा आरेख, ये पूरा आरेख बनाओ पहले।